रिपीटिंग इट और मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। पेमेंट और बोनस एक्ट की बात करें तो बोनस एक पार्ट ऑफ प्रॉफिट, इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट वट एवर अ कंपनी अर्न थ्रू द एम्प्लॉय। कंपनी जो भी पैसा कमाता है, प्रॉफिट कमाता है एम्प्लॉय का, उसका एक पार्ट जो है बोनस है, जो कंपनी को पे करना है। सेकेंड पॉइंट मैंने बोला था अप्लीकेबिलिटी। नंबर 1 बताया था कंपनी हैविंग 20 और मोर एम्प्लॉय, company having 20 or more employees working without electrical machinery। and number 2 दूसरा पॉइंट क्या है कि कंपनी having 10 or more employees, company having 10 or more employees, कंपनी में 10 या 10 से ज्यादा लोग हैं, वर्किंग विद इलेक्ट्रिकल मशीनरी, वर्किंग विद इलेक्ट्रिकल मशीनरी, मतलब इलेक्ट्रिक मशीनरी यूज हो रहा है कंपनी में तो 10 एम्प्लॉय होते ही बोनस एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इट इज एप्लीकेबिलिटी ऑफ बोनस ओवर अ कंपनी। एक कंपनी के ऊपर से बोनस एक्ट एप्लीकेबल होता है, उसके लिए कंडीशन है। नेक्स्ट पॉइंट, एलिजिबिलिटी ऑफ बोनस। एक इंडिविजुअल, एक एम्प्लॉय कब एलिजिबल होगा बोनस पाने के लिए? एलिजिबिलिटी ऑफ बोनस, जब वो 30 डेज yes very ड्यूटी good परफॉर्म कर लेगा। yes if employee complete 30 days of in a company, if employee complete 30 days in a company, he will be eligible for bonus। 30 दिन यदि आप कंपनी में टिक गए तो आप बोनस के लिए एलिजिबल हैं। नीचे एक पॉइंट लिखो NOTE, नोट, एक नोट लिखिए आप नीचे, नोट। only 15 days for seasonal company, only 15 days for seasonal companies। सीजनल कंपनी के लिए केवल 15 दिन का ही ये एलिजिबिलिटी होता है। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बीच में थोड़ा सा ना इंटरप्शन आया। कौन सी कंपनी? कंपनी जैसे जैसे ठंडे ऊन की कंपनी, ऊन का काम होता है, ऊन का काम होता है। सीजनल कंपनी। हाँ, सीजनल कंपनी, सीजनल कंपनी में 15 दिन के लिए एलिजिबिलिटी होती है बोनस एक्ट का। वी कैन टेक डाउन द नेक्स्ट पॉइंट। मैं उसे आपको स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ, दैट वुड बी बेटर। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। एलिजिबिलिटी हमने देख लिया, हमने एप्लीकेबिलिटी देख लिया। नेक्स्ट कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट हमारा है बोनस सीलिंग पॉइंट। बोनस सीलिंग पॉइंट, बेसिक प्लस DA अप टू 21,000। यदि आपका बेसिक सैलरी 21,000 तक है, टिल 21 का मतलब है कि आपका यदि बेसिक सैलरी 21 तक है तो आप बोनस के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपका बेसिक सैलरी का जो बेसिक कंपोनेंट है वो 21,000 से ऊपर हो गया, फिर आप बोनस के लिए एलिजिबल नहीं है। मतलब कंपनी के लिए जो मैंडेट है, कंपनी के लिए जो रूल है, वो वैसे लोगों के लिए है जिनको बोनस देना मैंडेटरी है, जो 21,000 से कम बेसिक पा रहे हैं सैलरी में, उनके लिए बोनस मैंडेटरी है। कंपनी को एनी हाउ बोनस पे करना पड़ेगा। लेकिन वो लोग जिनकी बेसिक सैलरी 22,000 से ऊपर कुछ भी हो, वो बोनस के लिए एलिजिबल नहीं है। हाँ, कंपनी नीड टू पे देम बोनस, कंपनी उसे बोनस जरूर देगी। मान लो आपके एग्जीक्यूटिव को आपको कंपनी देती है बोनस, आपको ना दे तो कंपनी चल पाएगी? मैनेजर खुश नहीं होगा। तो कंपनी तो बोनस सबको देती है। लेकिन एलिजिबिलिटी की बात करें और कंडीशन की बात करें तो 21,000 से कम सैलरी वाले जितने एम्प्लॉय है, कम बेसिक वाले जितने एम्प्लॉय है, उनके लिए बोनस मैंडेटरी है कंपनी को देना।
एनी हाउ कंपनी को देना होगा। डीए दैट इज डियरेंस अलाउंस, ये डीए का मतलब है डियरेंस अलाउंस, महंगाई भत्ता। ये नॉर्मली लिमिटेड कंपनी में देखिए, प्राइवेट कंपनी में बेसिक ही दिखेगी। तो सेलिंग पॉइंट बेसिक अप टू 21,000। बेसिक आप समझते हो ना, सैलरी में एक पार्ट होता है बेसिक जो सीपीसी का अराउंड 40 to 50% होता है। तो वो यदि जो बेसिक वाला पार्ट है वो यदि 21,000 से कम है तो आपके लिए बोनस आपको मिलना मैंडेटरी है। अदरवाइज कंपनी पे करे या ना करे, यू आर नॉट एलिजिबल टू क्लेम इट। आप एलिजिबल नहीं होंगे क्लेम करने के लिए। कंपनी दे तो अच्छी बात है, ना दे तो फिर भी आप कुछ नहीं कर सकते। तो दैट इज सीलिंग पॉइंट ऑफ बोनस। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बोनस पेमेंट। $8.33% to 20%। ये पहला कंप्लाइंस का पहला एक कंपोनेंट है जिसमें एक्सटेंडेड कंट्रीब्यूशन अप्लाई है। मतलब कम से कम 8.33 कंपनी को देना पड़ेगा और मैक्सिमम 20 दे सकता है। ये एक एक्सटेंडेड सिनेरियो है कि अगर कोई कंपनी बंदे को पे करना चाहेगा तो कम से कम उसको 8.33 करना चाहिए। कंपनी का मन खुश है, वो ज्यादा देना चाहता है तो 20% तक बोनस दे सकता है। वो कंपनी कैन पे 20%, दैट इज 8.33 to 20%। क्लियर है? कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो हमने बोनस के बारे में बहुत कुछ अप्लीकेबिलिटी देखा, एलिजिबिलिटी देखा, सीलिंग पॉइंट देखा, पेमेंट ऑफ बोनस का वो देखा। नेक्स्ट पॉइंट, सपोज करते हैं देयर इज हाँ लिखते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट, देयर इज अ रिलैक्सेशन there is a relaxation for new company till 5th year if company running under loss। यदि कोई कंपनी नई है और शुरू के 5 सालों तक उसको एक रिलैक्सेशन मिलता है, एक एग्जम्पशन मिलता है बोनस पेमेंट नहीं करने का, मतलब एक 5 साल के लिए एक रिलैक्सेशन की पॉलिसी है फॉर अ न्यू कंपनी। एक नई कंपनी यदि स्टार्ट होती है तो उसको 5 साल तक बोनस ना देने का एक राइट दिया गया है, लेकिन वो तब पॉसिबल है यदि कंपनी लॉस में चल रही हो। So if your company is you have started your company, initial 5 year you have option to allot yourself from the bonus contribution। आप चाहें तो 5 साल तक अपने आप को बाहर रख सकते हैं बोनस कंट्रीब्यूशन से। बट if there is a profit of single rupees, हाँ ले लो ना, रख लो ना, मेरा आना जरूरी है, रख लो ना लेके पेज है। हाँ 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 सारे दिए हुए। सिंगल रुपीज, इफ देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ सिंगल रुपीज, यदि 1 रुपए का भी प्रॉफिट होता है
कंपनी को ड्यूरिंग दिस टेन्यूर। इस दौरान ये जो टेन्यूर दिया गया है 5 साल का, इसके बीच में यदि सिंगल रुपीज का भी प्रॉफिट होता है कंपनी को, द रिलैक्सेशन will be removed ऑटोमेटिक। समझो उसका जो टैक्स बेनिफिट था 5 साल का, यदि आप मान लो मैंने एक कंपनी शुरू किया, एक उसका किसी भी तरह का बेवरेज का मैंने कंपनी शुरू किया, प्रोडक्ट हमने बनाई लेकिन मार्केट में सेल नहीं हो रहा, मैं कंपनी नुकसान में चल रहा है, तो हमें बोनस मेरे पास फिर 400 लोग हैं, 300 लोग हैं, लेकिन इनिशियल 5 ईयर के लिए मैं बोनस एक्ट से बाहर हूं। लेकिन मीनवाइल यदि मैं 1 साल कभी भी 1 रुपए का भी प्रॉफिट हो जाता है मुझे, सेम टाइम मेरा जो है ये रिलैक्सेशन रिमूव हो जाएगा। उसके बाद अगेन मैं बहुत बड़े नुकसान में आ जाता हूं, मान लो अगेन मैं एक बड़े नुकसान में आ जाता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब वो कभी भी फिर रीअप्लीकेबल नहीं होगा। तो इनिशियल 5 ईयर के लिए है ये बेनिफिट, जो कि स्टार्टअप वाली कंपनी को मोटिवेट करने के लिए गवर्नमेंट ने अनाउंस करा हुआ है। एनीवन हैज एनी सर एक क्वेश्चन? डाउट है, सर एक डाउट है। पूछो। सर जैसे 5 साल तक की इसमें सीलिंग लगी है, 5 साल तक अगर नुकसान रहेगा तो बोनस नहीं देना पड़ेगा। फिर सपोज जी। वो प्रॉफिट में आ जाती है, बट 6ठे साल या 7वें साल फिर उसको नुकसान हो जाता है, मैं तो ये बोल रहा हूँ। प्रॉफिट है वो तो नुकसान, वो तो बोनस में चला गया मान लो सारा। बट अभी जो 6th या 7th ईयर में रनिंग जो है फिजिकल ईयर, उसमें अगर वो नुकसान होता है, मैं तो ये मैं भाई ये बोल रहा हूँ कि इस रिलैक्सेशन के दौरान भी यदि तुमने सिंगल रुपए का प्रॉफिट कर लिया तो तुम रिलैक्सेशन से बाहर हो गए। उसके बाद तुम क्यों ना करोड़ों रुपया के नुकसान में जाओ, आपको बोनस पे करना ही पड़ेगा। आपको क्विट करने का कोई रास्ता नहीं है, कंपनी प्रॉफिट में हो या नुकसान में हो। एक बार बोनस एक्ट अप्लीकेबल हो गया तो उन सारे बंदे जो आपके यहाँ काम कर रहे हैं उनको बोनस आपको पे करना ही पड़ेगा, ये मैंडेट है। इनिशियली देयर वाज अ मैनुअल प्रोसेस, कुछ मैनुअल प्रोसेस था कि भाई फॉर्म रिटर्न फॉर्म भरना, ये वरना तो कंपनियां बच जाया करती थी मैनुअल प्रोसेस के चक्कर में। लेकिन आज के टाइम में जो एनुअल रिटर्न है वो ऑनलाइन सबमिट करना होता है। बहुत जल्दी आपको पेनल्टीज आपको कंपनी पर रेज हो जाएगा यदि आप लोगों को बोनस नहीं पे कर रहे हो। तो एज पर bonus act, it is mandate for each and every company having 20 or more employees, but there was a special relaxation for initial 5 years, but that can be removed if you will get single rupees of profit during that tenure. तो ओवरऑल आप समझो बोनस मैंडेट है यदि आप रिलैक्सेशन से बाहर निकल जाते हैं, तो वेदर आप लॉस में चल रहे हो या प्रॉफिट में चल रहे हो। अब बात करते हैं ऐसे कि मान लो बोनस की बात करें, 21,000 यदि बेसिक है और यदि 8.33% भी कंपनी देती है तो कितना बोनस बनेगा वो देखना जरूरी है। मैं भी दिखाता हूं आपको। ये रहा आपका एक्सेल शीट। आप देखिए, सपोज करो 21,000 आपका बेसिक है, ये तो 1 महीने का है, ठीक है। या तो आप ऐसा करो, इसको पहले 1 साल का बना लो, अब फिर इसका 8.33 निकाल लो, ये अराउंड 21,000, ये 21,000 ही है। नियर बाई जो 100 होगा ना वो 21,000 ही होगा। मतलब अगर 21,000 आपका बेसिक है, पूरे साल आपने काम किया तो 21,000 ही आपको बोनस मिलेगा ओवरऑल। सो क्या कंपनी के पास इतनी कैपेसिटी होगी कि वो 21,000 रुपए बोनस पे कर पाए? ये बहुत इंपॉर्टेंट वो है। तो ऐसे कंडीशन में मिनिमम बोनस का भी रूल बनाया गया है। अब बात करते हैं मिनिमम बोनस के रूल। मैं आपको दिखाता हूं पॉइंट, तो आपको नोट करने भी इंपॉर्टेंट होंगे।
और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अलावा है? उसके बाद फिर मैं मिनिमम बोनस पे चलेंगे हम। चलो ठीक है, दैट्स ऑलराइट, हम चलते हैं। आपको मैं वर्ड वाला पेज दिखाता हूँ, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। जस्ट अ मिनट। देखिए आप ध्यान से, अप्लीकेबिलिटी हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट लिखिए मिनिमम बोनस। मिनिमम बोनस in case of company is suffering from loss or company doesn't have bigger profit, यदि कंपनी को बड़ा प्रॉफिट नहीं है या कंपनी लॉस में चल रही है, दोनों केसों में कंपनी कैन पे बोनस ओवर क्या सर, दोबारा बोलना। पे कंपनी कैन पे बोनस ओवर बेसिक ऑफ RS 7000। मतलब कंपनी को एक ऑप्शन मिला है कि एक बेसिक है 60,000 रुपए का, स्टैंडर्ड बेसिक, मिनिमम बेसिक बोनस कैलकुलेशन करने का मिनिमम बेसिक एक 60,000 गवर्नमेंट ने दे रखा है कि आपको 60,000 रुपया बेसिक लेकर, मान लो मेरी बेसिक 21,000 रुपया है, तो कंपनी को मुझे 21,000 पे करना पड़ेगा। लेकिन कंपनी की कैपेसिटी तो है नहीं वैसी, कंपनी या तो नुकसान में चल रही है या तो फिर प्रॉफिट सही हो नहीं रही है। तो ऐसे केस में कंपनी क्या करेगी, 60,000 वाले बेसिक को ऑप्ट करेगी। वो 60,000 हर एक इंडिविजुअल का बेसिक 60,000 लेकर और उसका 8.33% हर एक बंदे को पे करती है। तो मिनिमम बेसिक जो उसमें है, बोनस में है, वो 60,000 रुपये है, जिसपे कंपनी उसका पेमेंट कर सकती है, बोनस का कैलकुलेशन कर सकती है। तो यू कैन से दैट मिनिमम बेसिक इज 7,000 रुपीज, जो कि मैंने बताया इफ कंपनी सफरिंग फ्रॉम लॉस और हैविंग नॉट अ गुड प्रॉफिट, कंपनी को अच्छी प्रॉफिट नहीं मिल रही है तो 60,000 का कंसेप्ट लेगी। बट देयर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर अगेंस्ट इट, नोट, but bonus calculation will completely calculation will completely depend over the minimum base state minimum base or 7,000 rupees, which ever is higher। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, याद रखिए आप ये कि लेकिन बोनस का कैलकुलेशन का रूल के एक नया रूल है, क्लॉज है कि बोनस कैसे कैलकुलेट होगा। स्टेट मिनिमम बेस, जिस स्टेट में मैं रह रहा हूं उसका एक मिनिमम बेस होता है, स्टेट मिनिमम बेस एंड 7,000 दोनों में से जो बड़ा होगा उस पर कैलकुलेट होगा। अब मैं इसका एग्जांपल दिखाता हूं आपको, देखो आपको क्लियर हो जाएगा चीज। आपने नोट कर लिया, पहले नोट कर लो, फिर मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स है, ये पूछा जाएगा आपको इंटरव्यू में, क्या 7,000 का मैं बोनस पे कर सकता हूं? नहीं, 7,000 एंड स्टेट मिनिमम बेस दोनों में से जो बड़ा होगा उस पर बोनस पे किया जाएगा। ऐसे स्टेट जहां मिनिमम बेस कम है वहां तो 7,000 पे कर सकते हैं बोनस, लेकिन ऐसे स्टेट जहां मिनिमम बेस ज्यादा है वहां
7,000 पे नहीं कर सकते, उस हायर अमाउंट पे मिनिमम स्टेट मिनिमम बेस पे करना पड़ेगा। अब दिखाता हूं मैं आपको, देखो। अब सर जैसे दिल्ली में 18,000 है मिनिमम वेज, तो वहां 18 पे करना पड़ेगा। तो 18 में करना पड़ेगा। देखिए एग्जाम्पल देखिए, एज पर द अमेंडमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ बोनस बिल पास 2015 एक्सीड 7,000 ऑन मिनिमम, जो देखो आइए देखो, जैसे 6,000 है अगर बेसिक और मिनिमम वेज है 8,000, तो बोनस क्या होगा? ये गलत स्टेटमेंट है यार, इट इज रॉन्ग ना, ये गलत बनवाया था मैंने, ये गलत स्टेटमेंट, ये 8,000 पे होगा, ये 6,500, ये हो जाएगा 7,000, यहां से ये लगना, यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी, यहाँ गलत है, और here it is also wrong. नहीं नहीं गलत है यार, कुछ गलत है, देखो गड़बड़ क्या है, ये गलत इसीलिए सही, ये सही था, देखो क्या है, हमें कंसेप्ट लेना है, चीजें गलत लिखी है, सैलरी का बेसिक से कोई मतलब नहीं है, सैलरी बेसिक से कोई मतलब नहीं है, कंसेप्ट ही गलत लिखा हुआ, मैं सैलरी हटाता हूँ, हमें बस बेसिक से मतलब है। फिर मैं इसको डिफाइन करता हूँ, गिव मी 1 मिनट। बेसिक हमेशा 7,000 ही समझिए, क्योंकि हम एक्चुअल तो पे करने के मूड में है नहीं, सब जगह बेसिक 7,000 ही होगा, हम 7,000 और मिनिमम बेस को कंपेयर कर रहे हैं ना, बाकी से में कोई मतलब ही नहीं है, एक्चुअल बेसिक क्या है, हम तो एक्चुअल बेसिक को स्किप कर रहे हैं। अब देखिए बेसिक तो हम 7,000 ही लेंगे, बिकॉज हमें बेसिक बोनस तो मिनिमम ही पे करना है, और हमारा मिनिमम बेस जो है 8,000, आप बताओ 7,000 बेसिक 8,000 मिनिमम बेस, 8,000 होगा, 7,000 बेसिक, ये तो ये होगा 7,000 पे, बड़ा वाला अमाउंट 7,000 और 6,000, 7,000 पे बड़ा वाला अमाउंट, 7,000 8,000, 8,000 पे 7,000 10,000, तो 10,000 पे, और 7,000 8500, तो 8500। इसका मतलब हुआ जो 7,000 हम बेसिक लेकर बोनस कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा लोड होगा स्टेट मिनिमम बेस का। स्टेट मिनिमम बेस यदि 7,000 से बड़ा है तो कम से कम बोनस आपको स्टेट मिनिमम बेस पे पे करना पड़ेगा। हम एक्चुअल बोनस की बात तो पहले कर चुके हैं, 21,000 पे करना है, जितना एक्चुअल बेसिक है उसी पे बोनस दिया जाता है, लेकिन कंपनी के पास एक ऑप्शन है, वो मिनिमम बेसिक को लेकर भी बोनस पे कर सकता है, लेकिन कंडीशन इज दिस दैट जो हायर पार्ट होगा स्टेट मिनिमम बेस एंड बेसिक में से जो हायर पार्ट होगा उसमें बोनस का कैलकुलेशन होगा। अब बात करते हैं और चीजें, मैंने ये बातें बता दी, रेट बता दिया, थर्टी डेज वर्किंग डे बता दिया, मिनिमम 8 पॉइंट ये बता ही दिया था, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ बोनस। कब एक बंदा को बोनस देने से कंपनी मना कर सकता है, मैं तुम्हें बोनस नहीं दूंगा, एम्प्लॉय कैन बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बोनस पेमेंट इफ दे आर डिसमिस्ड ऑन द बेसिस ऑफ फ्रॉड। कोई फ्रॉड करने के बेस पर यदि बंदे को टर्मिनेट किया गया है, मिसकंडक्ट के बेस पे, इवेंट एब्सेंटीज्म के बेस पे यदि निकाला गया है, प्लीज इंश्योर दैट ऑन डिसमिसल the procedure of domestic inquiries, proper documentation, employee acceptance and misconduct are is carried out is a standing order over disqualification bonus of payment। इसका मतलब हुआ कि आपको ये ऐसे नहीं है कि आपको एक बंदे को बोनस नहीं देना है, आप बोल दो भाई साहब वो तो मतलब फ्रॉड करके गया है, यू मस्ट हैव अ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन फॉर फ्रॉड। यदि उसने
यदि कोई गलत काम किया है तो आपके पास टोटल तक आपने वार्निंग दिया होगा, सारे चीजें प्रॉपर होनी चाहिए। इन सच अ केस आप डिस्क्वालीफाई किसी को कर सकते हो बोनस पेमेंट से। क्लियर है? अब कुछ क्वेश्चंस है जो बोनस के अंदर आते हैं। और प्रतीक बताओ, और कुछ पॉइंट है जो हम मिस कर रहे हैं? प्रतीक यस सर, क्या कर रहे हैं बताओ? ऑलमोस्ट सब कवर हो गया है, बट वो कैलकुलेशन पार्ट एक बाकी है। एक्सेल में करके दिखा दूं मैं ना? यस सर। चलो मैं एक्सेल में करके दिखाता हूं आपको कैलकुलेशन पार्ट। सपोज करो कि एक बंदा है, यस अभी प्रतीक बहुत कुछ बाकी है। बोनस कब पे किया जाएगा? यस सर, वो ग्रॉस यस यस। अब बात करते हैं हम बेसिक सेट ऑफ की। सेट ऑन। यस यस यस। अब बात करते हैं बेसिक की। तो बेसिक मान लो एक बंदे का 10,000 रुपया है, और एक बंदा दूसरा है उसका बेसिक है 20,000 रुपये, और तीसरा बंदा है जिसका बेसिक है 21,000 रुपये, और चौथा बंदा है जिसका बेसिक है 25,000। बेसिक ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल। मान लो मैं इसे ए मान लू, ये इसे बी मान लो, इस प्रकार से ए बी सी डी 4 पीपल, 4 डिफरेंट पीपल। इसको थोड़ा क्लियरली समझो, बिकॉज इंटरव्यू का बहुत बर्निंग क्वेश्चन होता है। सेकंड, पहला बेसिक होता है, सेकंड होता है मिनिमम बेसिक, MIN बेसिक, जो कि हर एक बंदे के लिए 7,000 है। और थर्ड हमारा होता है दैट इज कॉल्ड स्टेट मिनिमम वेज। ये 3 पॉइंट डिसाइड करता है बोनस के पेमेंट का। ये है, मान लो ये बंदा जहां है वहां 10,000 मिनिमम वेज है, मान लो हरियाणा में। गिव मी 1 मिनट यार, एक कॉल आ रहा है प्लीज। मैं बात करता हूँ, दूसरा बंदा है जो मान लो दिल्ली में, उसका मान लो मिनिमम वेज जो है उसका 15,000 के आसपास मान लो, जो अनस्किल्ड वर्कर का है। और यहाँ आ जाओ, ये हो गया आपका नोएडा मान लो 6,500, एंड ये मान लो 8,000। तो बात करते हैं बोनस कैलकुलेशन की। बोनस कैलकुलेशन की जब बात करते हैं, यहां कौन सा बेसिक कंसीडर होगा? ये भी 10,000, ये मिनिमम बेस, क्योंकि मिनिमम बेसिक और मिनिमम बेस में जो बड़ा हो दैट इज 10,000। तो यहाँ तो बंदे को एक्चुअल पे मिल जाएगा। यहाँ मिनिमम बेस, अब देखो इसको तो इग्नोर ही कर दो, बिकॉज कंपनी इसको पे करने के मूड में है ही नहीं। अब यार इसको कम कर दो, अब मुझे बताओ, या इसको 6,000 कर दो। अब आप बताइए इसका बोनस कितना पे होगा, तो बताइए आप। इसका इसका देखो, इसका बोनस क्या होगा? 7,000, 15,000। ऊपर वाला तो स्किप ही हो जाएगा इसके केस में, बिकॉज एक्चुअल से कोई मतलब ही नहीं है। 7,000, 15,000 में बेसिक कैलकुलेट होगा 15,000 पे, बिकॉज बिगर पार्ट ऑफ स्टेट मिनिमम एंड मिनिमम बोनस में से जो बड़ा होगा उस पर कैलकुलेट होगा। इस बंदे का कितने पे कैलकुलेट होगा? 7,000 पे, बिकॉज यहाँ जो है मिनिमम बोनस ही, मिनिमम बेसिक ही बड़ा है, और यहाँ नो कैलकुलेशन। क्यों? बंदा सीलिंग पॉइंट से बाहर है, यहां बोनस की जरूरत है ही नहीं। क्लियर है? यहां इंपॉर्टेंट है। तो क्या हम ऐसा करेंगे, मिनिमम बेसिक
और इस मिनिमम बेस से करेंगे नहीं। हमें ये भी ध्यान रखना होगा, ऐसा तो नहीं बंदे का खुद का बेसिक कम है। यदि बंदे का बेसिक कम है तो नॉर्मली 6,000 पे कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन ये 6,000 पे कैलकुलेशन इसलिए नहीं होगा कि किसी कंपनी को राइट नहीं है कि वो मिनिमम वेज से कम बेसिक रखे किसी भी बंदे का। मेरी आवाज सुनाई दे रही सबको? यस सर। सुनाई दे रही ना? मैंने कहा किसी भी बंदे कंपनी के पास ये राइट नहीं है। वैसे देखा जाए तो यहाँ बंदे का खुद का बेसिक 6,000 है, तो 6,000 पे ही कैलकुलेशन होगा और होना भी चाहिए। लेकिन एज पर रूल्स, स्टैट्यूटरी रूल्स, कंपनी के लिए मैंडेट है कि किसी भी बंदे का बेसिक मिनिमम बेस से कम नहीं होना चाहिए। तो मिनिमम बेस कितना है? 10,000, तो इसका बेसिक कम से कम 10,000 ही होना चाहिए। तो कंपनी यदि उसको ब्रेक करती है तो कंपनी, अगर ऐसी कंपनी बहुत सारी है जो ब्रेक करती है, तब वो तो 6,000 पे करेगी। अदरवाइज सबसे पहले कंपनी के लिए जरूरी है कि बंदे का बेसिक को रिवाइज करे और इसको 10,000 कर दे। ये बहुत जरूरी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी में रहने के लिए कि बंदे का किसी का भी बेसिक मिनिमम बेसिक कम ना हो। लेकिन कैन प्रतीक डिवाइस कर सकता, कितनी ऐसी कंपनियां हैं जो इस स्टेटमेंट को या इस पॉलिसी को फॉलो करती है? सर अब तो मोस्ट ऑफ द कंपनी कर रही है सर। हाँ, बिकॉज जब से डिजिटल होता जा रहा है चीजें और चीजें ऑनलाइन रिटर्न्स आती जा रही है, तो अब ना कंट्राडिक्शन ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो कंपनियां इसको फॉलो कर रही है अभी भी। लेकिन नॉर्मली देखा जाए तो बहुत सारी कंपनियां आज भी अवेलेबल है जो छोटे लेवल पे है, जो स्टैट्यूटरी कंप्लायंस की चोरी करती है। उनके पास 40 एम्प्लॉय होता है लेकिन वो पीएफ का डिडक्शन नहीं करते हैं। तो बहुत सारी कंपनियां हैं और ऐसी कंपनियां कभी भी बेसिक को, एक बार बताओ, कंपनी किसी का बेसिक ज्यादा रखने से क्यों डरती है? क्या रीजन है? कंपनी को क्या फर्क पड़ता है कि मुझे तो कंपनी को 20,000 रुपया ही देना है। मेरा बेसिक 10,000 है कि फिर भी 20,000 देना है। अब मेरा बेसिक 5,000 है कि फिर भी 20,000 देना है। तो फिर तो कंपनी बेसिक को कम क्यों रखती है? क्या रीजन है? एक्सेप्ट प्रतीक कौन बताएगा? प्रतीक को छोड़कर और कोई बताओ। मान लो मेरी सैलरी बताओ। हाँ, ग्रेजुएटी काउंट होती है ना सर उससे लास्ट में जी, बेसिक पे। हाँ, एक तो सर उसने रखती है क्योंकि अगर जितना अमाउंट बेसिक का ज्यादा होगा तो ग्रेजुएटी उतनी ही ज्यादा देनी पड़ेगी कंपनी को। आप रास्ते पे तो सही हो, यू आर ऑन राइट प्लेस। थोड़ा सा डिविएशन है। और यस, यू आर ऑन राइट प्लेस, वे आपका एकदम करेक्ट है। यस, राइट। और भी जो भी yes, और भी अगर जो भी हाँ, पीएफ और ईएसआईसी होता क्या है कि एक बंदा कंपनी में, एक बार बताओ, आप मुझे बोलते हो सर मेरा घर का टोटल खर्चा 18,000 रुपये है, रेंट, रहना, खाना, सब कुछ मिला के 18,000 खर्चा है, ठीक है? और मैंने आपको 20,000 रुपया ऑफर किया, तो आप तो खुश हो भाई, 2,000 ज्यादा मिला। लेकिन हाथ में अगर आपको 16,000 आए तो आप खुश होगे? नहीं हो खुश, बिकॉज आपके मंथली खर्चे 18,000 है और कंपनी आपको 16,000 दे रही है। जबकि जो 4,000 रुपए वो आपके हैं, कंपनी थोड़े ले रही है। उसमें 2,000 रुपया पीएफ में जमा कर रही है, वो तो आपके अकाउंट में जमा हो रहा है। लेकिन नॉनदलेस आप खुश नहीं होगे, बिकॉज आपकी जनरल जो एनिमिटी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो रही है। इसका मतलब एक बंदा कंपनी में तब रहना चाहता है जब उसको उतनी सैलरी मिले जिसमें वो सरवाइव करे। मतलब वो इनहैंड सैलरी को ज्यादा प्रायोरिटाइज करती है। तो बेसिक जितना छोटा होगा, कंट्रीब्यूशन उतना छोटा होगा, डिडक्शन उतना छोटा होगा और इनहैंड सैलरी बड़ी होगी। यही रीजन है कि कंपनियां व्यवस्था में बेसिक को कम रखती है ताकि डिडक्शन कम हो और बंदे को ज्यादा से ज्यादा इनहैंड सैलरी देने की प्रावधान हो। क्लियर है? तो बेसिक आपने देखा कैलकुलेशन में क्या होता है, बेसिक, मिनिमम वेज, स्टेट मिनिमम वेज। तो ओवरऑल ये दोनों एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से जो बड़ा होगा उससे बोनस का कैलकुलेशन होगा। नेक्स्ट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेमेंट ऑफ बोनस। इसको एकदम क्रिस्टल की तरह समझना है, क्रिस्टल क्लियर की तरह समझना है पेमेंट ऑफ बोनस क्या होता है। पेमेंट ऑफ प्रीवियस ईयर बोनस
must be paid within 8 months of current financial year। अब ये पहले नोट करो, फिर मैं इसको डिस्क्राइब करता हूं। आप एक बार वो करो, नोट करो, फिर मैं इसको डिस्क्राइब करता हूं कि पेमेंट ऑफ बोनस, ये हमारा टॉपिक है पेमेंट ऑफ बोनस। पेमेंट ऑफ प्रीवियस ईयर बोनस मस्ट बी पेड विद इन होगा, विद नहीं, विद इन 8 मंथ ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर। करंट फाइनेंशियल ईयर, इसका मतलब हुआ बोनस पिछले फाइनेंशियल ईयर का करंट फाइनेंशियल ईयर में पे किया जाता है। बोनस हमेशा पुराने वाले ईयर का नए ईयर में पे किया जाता है। अब पहले फाइनेंशियल ईयर को समझे। आप फाइनेंशियल ईयर समझते हो क्या होता है भाई? फाइनेंशियल ईयर ये शुरू होता है अप्रैल से, और खत्म होता है मार्च में। इसका मतलब 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 एक फाइनेंशियल ईयर है, और इसका जो बोनस है वो इस साल के बीच में नहीं पे किया जाता है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पे किया जाता है। तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्या बताओ? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, नेक्स्ट जो जिसे हम नेक्स्ट को करंट भी मान सकते हैं, फाइनेंशियल ईयर। अब इसी को कॉपी करो, यहाँ पेस्ट कर दो, ईयर से बदल दो। इसका मतलब समझो आप, जो पिछले साल का बोनस है अप्रैल 2020 से लेकर मार्च 2021 तक का जो हर एक बंदे का बोनस है, वो इस फाइनेंशियल ईयर में 8वें महीने कंप्लीट होने से पहले पे हो जाना चाहिए। तो पहला मंथ कौन सा है? अप्रैल। तब काउंट करो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। 8वां मंथ होता है नवंबर। इसका मतलब नवंबर 21 से पहले अप्रैल 20 से लेकर 31 मार्च, मतलब प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का जो टोटल बोनस है, इस फाइनेंशियल ईयर का जो टोटल बोनस है, मस्ट बी पेड बिफोर 30 नवंबर 21। ये कभी भी बोनस मस्ट बी पेड बिफोर 30 नवंबर से पहले पेमेंट हो जाना चाहिए, ये रूल्स है। अब बताओ, मेरी बात ध्यान से सुनना, आप मुझे बताना एलिजिबिलिटी। सपोज करो एक बंदा, इसको एकदम बढ़िया से समझना है तो आपको बहुत सारे एग्जांपल लिखने पड़ेंगे। एक बंदा फरवरी 21 में ज्वाइन किया, ठीक है मेरे भाई? वो कब ज्वाइन किया? फरवरी 21 में। तो फरवरी 21, मार्च 21, इसका मतलब 2 महीने उसने पिछले फाइनेंशियल ईयर में 2 महीने काम करा है, करा कि नहीं? फरवरी में ज्वाइन किया और फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट कब हो रहा है? 31 मार्च को। तो फरवरी में पूरा 1 महीना और मार्च में 1 महीना, 2 महीने। इसने 2 महीने पुराने फाइनेंशियल ईयर में काम किया है। इसका मतलब जब नवंबर में इसको बोनस मिलेगा वो केवल 2 महीने का मिलेगा। क्यों? क्योंकि बोनस फिर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का दिया जाता है, और इस बंदे ने ज्वाइन किया है फरवरी में। फरवरी का जो फाइनेंशियल ईयर है वो कौन सा फाइनेंशियल ईयर है? वो है 1 अप्रैल से 31 मार्च। और क्योंकि उसने फरवरी में ज्वाइन किया है तो फरवरी मार्च, तो अक्टूबर नवंबर में जो दिवाली में बोनस मिलेगा केवल उसको 2 महीने का बोनस मिलेगा, क्योंकि करंट फाइनेंशियल ईयर का बोनस करंट में नहीं दिया जाता है। ठीक है? तो अब एक तो ये बंदा एलिजिबल हुआ, बोनस कितना मिलेगा? 2 मंथ। अब बात करते हैं, एक बंदा 10 मार्च 21 को ज्वाइन करता है, बताओ इसको कितना बोनस मिलेगा?
कोई भी बता सकता है? करमवीर, कितना बोनस मिलेगा? ममता, सर 1 महीने का या और कोई 10 बताए? months ममता इज ओके। अनदर वन, अनुराग। या 10 से लेके जितने दिन बनते हैं। सर नहीं मिलेंगे, 30 दिन से कम है। यस, बिकॉज ही इज नॉट एलिजिबल फॉर बोनस, बिकॉज एलिजिबिलिटी 30 दिन का था। 30 डेज यदि वर्किंग होगा तभी वो बोनस के लिए एलिजिबल होगा, और उस प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में केवल वो 20 दिन काम किया है। इसका मतलब प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में बोनस के लिए वो एलिजिबल नहीं है, इसलिए उसको बोनस नहीं मिलेगा। क्लियर है? अब बात करते हैं इसी में एक नया केस कि मान लो मेरी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, अब एक बंदा लेता हूं राम, ठीक है, उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 1 अप्रैल 20, मतलब फाइनेंशियल ईयर के शुरू में उसने ज्वाइन किया। ठीक है, उसने फाइनेंशियल ईयर के शुरू में कंपनी ज्वाइन कर ली। ही स्टार्टेड हिज जॉब इन इनिशियल स्टेज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, एंड लास्ट वर्किंग डे, या लास्ट वर्किंग डे, और उसने क्या किया, जुलाई 2020 में 21 में 31 जुलाई 2021 को जॉब छोड़ दी। अब आप मुझे बताओ कि भाई साहब, भाई ये जो पुराना फाइनेंशियल ईयर है जो अप्रैल से मार्च तक चल रहा है, उसका पेमेंट कब होना था? नवंबर से पहले, अक्टूबर के आसपास, दिवाली में होना था। लेकिन बंदा तो भाई जुलाई में छोड़ के चला गया, तो क्या वो बंदा वेट करेगा अक्टूबर का जब उसे मिलेगा बोनस? क्योंकि नॉर्मली बोनस तभी मिलेगा। तो याद रखिए, जब बंदा जॉब छोड़ता है तो एफएनएफ में उसको सारा का सारा बोनस मिलेगा। अब बताओ इस बंदे को कितना बोनस मिलेगा, कितने महीने का बोनस मिलेगा? ये जो राम है, बिकॉज देखो पिछले पूरे फाइनेंशियल ईयर का 12 महीने का बोनस उसका पड़ा हुआ है, प्लस अप्रैल के बाद, यहां गौर करो, अप्रैल मार्च कंप्लीट हो गया, मार्च के बाद अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई तक काम किया है। तो करेंट फाइनेंशियल ईयर में भी 4 महीने उसने काम किए हैं। क्यों? पिछला फाइनेंशियल ईयर है अप्रैल से मार्च तक का, मार्च के बाद उसने जुलाई तक काम किया, जुलाई में छोड़ा है। इसका मतलब अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने का ये भी बोनस है। इसका मतलब इसको पिछले साल का 12 महीना और 4 करेंट ईयर का 4, टोटल 16 महीनों का बोनस मिलेगा। बात समझ रहे हो? जब बंदा जॉब छोड़ेगा उस वक्त उसको पुराना बोनस भी मिल जाएगा और करेंट ईयर का भी बोनस एफएनएफ में मिल जाएगा। करेंट ईयर का जब वो काम कर रहा है, अदरवाइज वो जॉब अगर करता रहता जुलाई में कभी पैसा नहीं मिलता, वो पैसा अक्टूबर में ही मिलता। जब वो आप जॉब छोड़ते हो तो आपको बोनस कैसे मिलता है? प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का जितना है वो प्लस करेंट फाइनेंशियल ईयर में जितना काम किया वो। एनीवन हैज एनी डाउट? कोई क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें? किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट लग रहा है? करमवीर आपको कोई डाउट लग रहा है इसमें? नो सर, नो इट सर। इज क्लियर ना? भाई जब बंदा जॉब छोड़ेगा तो उस समय तक का टोटल बोनस उसको पे किया जाएगा। क्लियर है? अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बंदा, सपोज करो पुराना वाला केस है, उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग, दूसरा केस है 10 मार्च 20 है। ठीक है, ये बंदा 10 मार्च 20 है। ठीक है, और ये बंदा जॉब छोड़ता है कब? लास्ट वर्किंग डे क्या होता है बताता हूं कब। सेम वन लो, 31 जुलाई 21। आप मुझे बताओ भाई साहब, इसको कितना बोनस मिलेगा? कितने महीने का बोनस मिलेगा? अनुराग,
देखो भाई, अप्रैल फाइनेंशियल ईयर से पहले ज्वाइन कर लिया उसने, और संजोग से इसको इस फाइनेंशियल ईयर में पैसा इसलिए नहीं मिला बिकॉज ये उससे भी पुराना फाइनेंशियल ईयर है। ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर बताओ? ये है फर्स्ट, ये जो 10 मार्च को बताएगा, 10 अप्रैल 19 to 31 मार्च 20। ये उस फाइनेंशियल ईयर का पार्ट है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में, अब ये बताओ इस फाइनेंशियल ईयर में अक्टूबर में उसको पैसा क्यों नहीं मिला? बिकॉज उस समय वो, क्योंकि पिछले फाइनेंशियल ईयर में 20 दिन ही काम किया था, नहीं वाज नॉट एलिजिबल, दैट्स व्हाई उसको पेमेंट नहीं मिला। लेकिन भाई साहब आज के डेट में उसको कितना पैसा मिलेगा? पहले गौर करो, पहले तो 10 मार्च से छोड़ो, अब इसको अप्रैल मान लो, यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। अब यहाँ से तो मान लोगे तो 1 अप्रैल से 10 मार्च से छोड़ दो, 10 मार्च के बाद क्या होगा? 31 अगस्त के बाद क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल। यहाँ से तो बंदा को मिलना चाहिए 12 महीने का, ये होगा अप्रैल मार्च का, जो मार्च 31 के बाद अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने का, ये हुआ प्लस 21 डेज का भी मिलेगा। भाई उस वक्त वो एलिजिबल नहीं था, इसीलिए उसको बोनस नहीं दिया गया। लेकिन उसका जो 20 दिन का 21 दिन का बोनस है वो अब तो पे करना पड़ेगा ना हमें। इस फाइनेंशियल ईयर में वो एप्लीकेबल नहीं था, बिकॉज जब वो 10 दिन काम किया, 20 दिन, तो वो एलिजिबल नहीं हुआ, इसलिए इस फाइनेंशियल ईयर में उसे 20 दिन का पैसा नहीं मिला। लेकिन जब वो जॉब छोड़ेगा अब वो एलिजिबल हो चुका है, तो उसको उस 20-21 दिन का भी बोनस देना पड़ेगा। इसका मतलब सबसे पहले 25 दिन का बोनस, फिर एक पूरे साल का बोनस, प्लस 4 महीने का बोनस। किसको डॉट है बताओ? ममता, फिर आगे क्लियर है ना? इसलिए उसको नहीं दिया गया। देखो ये तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर था, इसका जो नेक्स्ट करंट फाइनेंशियल ईयर में हुआ होगा, लेकिन इसके नवंबर में इसको ये पैसा नहीं मिला बिकॉज वो पिछले फाइनेंशियल ईयर में 30 डेज का ड्यूटी नहीं था। लेकिन इसका मतलब थोड़े कि हम 21 दिन का पैसा खा जाएंगे, लेकिन जब वो जॉब छोड़ेगा तो उसको पुराने पूरे फाइनेंशियल ईयर का प्लस अब मार्च से अब जुलाई तक का 4 महीना, अब प्लस उसके पिछले फाइनेंशियल ईयर का जो 21 दिन है उसका भी बोनस को पे किया जाएगा। तो एट द टाइम ऑफ F&F, उसका नाम ही है F&F, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। So when it is the full and final settlement, so कुछ भी बचा हुआ नहीं रहना चाहिए। क्लियर है? So as per Bonus Act, payment of Bonus Act, payment of previous year bonus must be paid within 8th month of current financial year. Anyone has any doubt now? क्लियर हो गया ना? बड़ा टेक्निकली आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब चलते हैं हम कुछ क्वेश्चन आंसर देखते हैं जो आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी लाएगी। Should we pay bonus to contractual employee? बात बराबर है, नो लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ यस ही होगा। कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय को बोनस पे करना चाहिए। भाई सुनो, कॉन्ट्रैक्ट पे एम्प्लॉय है, इसका मतलब कोई कॉन्ट्रैक्टर है। कॉन्ट्रैक्टर के लिए तो जरूरी है अपने एम्प्लॉय को बोनस देना, तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा? बिल रेज करेगा बोनस का, अब पेमेंट तो हम ही करेंगे ना, ये गलत है। यस, बट वी विल पे bonus to contractor, not directly to employee. हम एम्प्लॉय को डायरेक्टली पे नहीं करेंगे, हम कॉन्ट्रैक्टर को पे करेंगे। नो, गलत था आंसर। नेक्स्ट, इफ आई ऑन अ स्टार्टअप, ये मेरा खुद का एक स्टार्टअप है, should I pay out bonus for my employee in first year? अब देखो, इस क्वेश्चन का बड़ा इंपॉर्टेंट है।
क्या हमें पहला साल है तो क्या हमें एम्प्लॉय को बोनस देना चाहिए? इसका आंसर आप लोगों में से कोई बताओ, हम बाद में डिस्कस करेंगे क्या लिखा हुआ है। मान लो मैंने एक स्टार्टअप ओपन किया है, पहला ईयर है, तो क्या हमें एम्प्लॉय को बोनस देना चाहिए? आप लोग अपने अपने व्यू बताओ। हाँ, आवाज कट रही है सर आपकी, आवाज कट रही है। मैंने कहा यदि मैं अपना स्टार्टअप करता हूँ, बोनस अपना कंपनी खोलता हूँ, तो क्या पहले साल में मुझे बोनस देने होंगे एम्प्लॉय को? तो पहले साल तो एग्जामिशन है, पहले 5 साल अगर आप लॉस मेकिंग में चल रहे हो। मैंने तो ये बोला ही नहीं लॉस मेकिंग में हूं, मैं प्रॉफिट में भी हो सकता हूँ ना। प्रॉफिट में तो 1 रुपए भी अगर प्रॉफिट है तो फिर तो आपको मैंडेट भी है देना। ठीक है, वेरी गुड। और कोई बताएगा अपना व्यू? हाँ सर, दे सकता है अगर उसका मर्जी है। ठीक है, वेरी गुड, दे सकता है, गुड, यस। वैसे 5 साल का रिलैक्सेशन है, लेकिन वो पहली बात, पहले साल में बोनस पे करना इस बात पे डिसाइड करेगा कि क्या मैं बोनस पेमेंट करने के लिए एलिजिबल हूं, मतलब क्या मेरे पास 20 इंप्लॉय है। पहला बात तो ये, फर्स्ट कंडीशन इज दिस, वी मस्ट हैव 20 इंप्लॉय। तो क्या मेरे पास 20 इंप्लॉय है? दूसरी बात, क्या हम प्रॉफिट में हैं? नुकसान में तो बचा भी सकते हैं, प्रॉफिट में है, ठीक है। इन बातों पे डिपेंड करेगा हमारा कंट्रीब्यूशन करना या ना करना। अब फर्स्ट ईयर का मतलब इस साल का बोनस तो 1 साल बाद ही पे होगा, ऐसा नहीं होगा पहले साल में कुछ पे ही नहीं होगा ना पहली बार, क्योंकि पहले साल का तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर कुछ बोनस पेंडिंग नहीं है, तो नॉर्मली पे नहीं होगा। नेक्स्ट बताओ, हाउ शुड बी सेटल बोनस इफ एम्प्लॉय एग्जिस्ट द कंपनी बिफोर द कंप्लीटिंग फाइनेंशियल ईयर? वो तो मैंने बता ही दिया आपको। यदि बंदा पहले छोड़ता है तो क्या करेंगे? पूरा एफएनएफ बना के देंगे। यस, अगर आप मैंने बोनस पेमेंट किया है लेकिन मैंने रजिस्टर मेंटेन नहीं किया तो हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। ये 4 क्वेश्चन ही है, दस। अब बात करते हैं बोनस की और पार्टियां। प्रतीक बताएगा और हम क्या मिस कर रहे हैं, प्रतीक और कुछ जो हम मिस कर रहे हैं? फॉर्म्स और मुझे तो बोनस, है फॉर्म्स, फॉर्म तो लास्ट ही पॉइंट है ना, लास्ट हमें फॉर्म पे लास्ट डिस्कस उसके करना। बाद चलो, सब कैलकुलेशन वो सेट ऑफ सेट ऑन। हाँ वो वही होता है, फॉर्म्स में ही आता है ना। अब पहले फॉर्म्स तो निकाल लूं मैं, बोनस का फॉर्म्स कहाँ है? पिछला सेशन बोनस का कब हुआ था? बोनस पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। अब एक बार मैं देखूं पहले लास्ट सेशन कब हुआ था। ट्रेनिंग बोनस मिल गया फॉर्म, चलो शेयर करके दिखाता हूं आपको। हमारे पास बोनस में 4 बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं। अब हर एक फॉर्म को हमें प्रॉपर समझना है। ये सारे जो फॉर्म्स हैं वो एक प्रकार से रजिस्टर है जिसे कंपनी को मेंटेन करनी होती है। लेकिन बीइंग एचआर पर्सन, हम जो एचआर के बैकग्राउंड से हैं, तो इन फॉर्म के जो कंप्यूटेशन है या जो इंफॉर्मेशन नीडेड है वो हमारे अप्रोच से बाहर की बात होती है। बिकॉज ओवरऑल देखा जाए तो बोनस का कंप्यूटेशन, सरप्लस निकालना, ये सारा का सारा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होता है जो नॉर्मल फाइनेंस टीम के पास ही होती है। तो आपको 90% कंपनी में जो फॉर्म ए बी सी सब भरे जाते हैं नॉर्मली, वो आपको फाइनेंस टीम के द्वारा ही भरे जाते हैं। इसलिए हमें ज्यादा नॉलेज नहीं होती है बोनस का। नॉर्मली ज्यादातर एचआर पर्सन है, उन्हें बोनस के बारे में बहुत ज्यादा बस लॉज पता होता है, फॉर्म्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती है। बिकॉज वो उसके जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे इंफॉर्मेशन से, हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम पेरोल से बहुत कम मैच करता है। तो नॉर्मली ये अकाउंट्स वाले करते हैं। लेकिन बीइंग एचआर इंटरव्यू में क्वेश्चन तो पूछ ही लिया जाता है, तो हमें ये जानना जरूरी है ये 4 फॉर्म्स कौन कौन से हैं। प्लीज टेक डाउन फॉर्म ए। फॉर्म ए और इसका डिटेल लिखिए, कंप्यूटेशन ऑफ एलोकेबल सरप्लस, कंप्यूटेशन ऑफ
एलोकेबल सरप्लस, एक्सेप्ट प्रदीप, प्रदीप को छोड़ के और कौन बताएगा व्हाट डू यू मीन बाय सरप्लस? सरप्लस का मतलब क्या है? प्रदीप के प्रतीक के अलावा कौन बता पाएगा व्हाट डू यू मीन बाय सरप्लस? सरप्लस क्या होता है? अनुराग, पूनम, ममता, एनीवन, व्हाट डू यू मीन बाय सरप्लस? प्रॉफिट होता है सर, सरप्लस प्रॉफिट है। यस, 100%। सरप्लस का मतलब प्रॉफिट ही होता है। जैसे मान लो मैंने 1 करोड़ से अपना बिजनेस शुरू किया था और आज मेरे पास 1.5 करोड़ रुपए है, तो जो 50 लाख रुपए जो हमारे हैं वो मेरा क्या हो गया? सरप्लस हो गया। ठीक है, तो यहां हमें वही पता करना है कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया है। और बात करते दूसरी, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रॉस प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? जो अभी मैंने बताया कि भाई मेरे पास 1 करोड़ रुपया था जब मैंने बिजनेस शुरू किया था, आज मेरे पास 1 करोड़ 50 लाख रुपए है, तो 1 करोड़ 50 माइनस 1 करोड़, तो 50 लाख रुपए हुआ, वो हमारा हुआ ग्रॉस प्रॉफिट। वो क्या हुआ? दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर बहुत सारे डिडक्शन जुड़े हुए होते हैं जिनको निकालने के बाद निकलेगा नेट प्रॉफिट। क्लियर है? तो ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब ओपनिंग बैलेंस, सॉरी क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस, जो भी चीज निकल के आती है दैट इज इंटायरली ग्रॉस प्रॉफिट। तो मान लो मैंने कहा मेरे पास 2 करोड़ का मान लो ग्रॉस प्रॉफिट है। कैसे? मैं बताता हूं। मान लो मेरी 6 करोड़ की कंपनी थी, एग्जांपल बताता हूं, और साल खत्म होने के बाद वो 8 करोड़ की हो गई। कितनी थी? 6 करोड़ की कंपनी थी, और बाद में जब हमने फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ 8 करोड़ की होगी, तो मैंने 8 में से 6 घटाया 2 करोड़, तो 2 करोड़ रुपया हमारा हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अब आगे बढ़ते आपको बताते हैं। इसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट में से सबसे पहले डिडक्ट होता है दैट इज कॉल्ड डिप्रेशिएशन। डिप्रेशिएशन कौन जानता है? ममता, व्हाट डू यू मीन बाय डिप्रेशिएशन? ये क्या होता है? सर डेप्रिसिएशन कोई जो एसेट्स होते हैं उनकी वैल्यू कम होती है तो उसको डिप्रिशिएट होता चला जाता है। जैसे मान लो आपने एक स्कूटी खरीदा, ठीक है, उस स्कूटी का कीमत है 70,000 रुपए। तो पहली बार जब आप स्कूटी खरीदोगे और जब इंश्योरेंस कराओगे तो आपको 70,000 रुपये कॉस्ट का इंश्योरेंस होगा। अगले साल जब आप दोबारा करोगे तो वो हो जाएगा 65 या 60 लाख, 60,000 का हो जाएगा। मतलब एवरी ईयर 6 से 8,000 रुपये उसके कॉस्ट क्या होगा? कम होगा। इंश्योरेंस अभी मान लो 7 साल बाद क्या होगा? हो सकती है आपकी स्कूटी का कीमत 30,000 रुपया हो, और आप इंश्योरेंस सेम पे कर रहे हो, लेकिन अब वो जो आपका गाड़ी चोरी होगा तो इंश्योरेंस कंपनी 30,000 रुपया ही देगी। बिकॉज एवरी ईयर हर एक प्रोडक्ट का कुछ ना कुछ क्वालिटी कम होता है और हर एक प्रोडक्ट का एक एज होता है। जैसे मोबाइल का 5 साल का नॉर्मल एज माना जाता है। इसका मतलब यदि 50,000 का मोबाइल है, 2 साल खत्म हो गया तो उसका 30,000 का कीमत बाकी है। चौथे साल में 10,000 की कीमत है, 5वें साल वो 0 रुपए का होगा। तो ओवरऑल एक डिप्रिशिएशन हर एक चीज का डिसाइडेड होता है। तो डिप्रिशिएशन क्या होता है? तो वो निकालना। अब मान लो, देखो मैं एग्जांपल बताता हूँ कि मान लो मैंने 2 करोड़ तो बिजनेस कर लिया भाई, ग्रॉस प्रॉफिट किया। मेरे जो मशीन है, मेरे जो मशीन लगे हुए हैं, वो एक मशीन 1 करोड़ रुपए, और वो उसका 5 साल का लाइफ। इसका मतलब 1 साल में 20 लाख रुपए का डिप्रिशिएशन हुआ, मतलब उसकी क्वालिटी में कमी आई है 20 लाख रुपए का। अगर मैं डिप्रिशिएशन को ग्रॉस प्रॉफिट से निकाल कर एक अकाउंट में जमा कर ना रखूं तो 5 साल बाद क्या होगा पता है? एवरी ईयर में 20 लाख रुपए निकालूंगा और एक अकाउंट में जमा करूंगा डिप्रिशिएशन के नाम से। 5 साल बाद जब मेरी मशीन खराब होगी तब मेरे पास ऑलरेडी 1 करोड़ रुपया होगा, फिर उसी रुपये से मैं मशीन खरीद लूंगा। सो जो डिप्रिशिएशन होता है, डैमेज होता है, उसको ग्रॉस प्रॉफिट से निकालना होता है। तो मान लिया मैंने कि 10 लाख रुपए का डिप्रिशिएशन है, मान लो सारे प्रोडक्ट, हर एक चीज में डिप्रिशिएशन होता है, लैपटॉप में, फर्नीचर में, बिल्डिंग में, मशीन्स में, हर एक चीज का डिप्रिशिएशन होता है। तो इसका कैलकुलेशन करता है फिनेंस। तो दैट्स व्हाई बियॉन्ड ऑफ एचआर प्रोसेस, इसलिए बियॉन्ड ऑफ एचआर प्रोसेस होता है ये सारा फाइनेंशियल कैलकुलेशन, इसलिए हमें ज्यादा जानकारी नहीं होती। नंबर 2, डेवलपमेंट रिबेट। व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट रिबेट? मान लो
मैं एक इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने सोशल मीडिया पे अपने एड्स बनाए, मैंने एक फ्री वाली वेबसाइट बनाई और मैंने आराम से साल के ना 10 लाख रुपए कमाए। मेरा 10 लाख ग्रॉस प्रॉफिट है। 10 लाख मेरा कोई इनकम स्टार्टिंग में पैसा लगा नहीं, मान लो 2 लाख लगा तो 8 लाख मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। क्या मैं नहीं चाहूंगा कि अगले साल मैं 20 लाख कमाऊं? मैं नहीं चाहूंगा अगले साल मैं 15 लाख कमाऊं। मेरा प्लान नेक्स्ट ईयर का कुछ बेटर होगा ना। तो बेटर कैसे होगा? मुझे प्रीमियम वेबसाइट लेने पड़ेगी, सोशल मीडिया पे पेड एडवर्टाइज करना पड़ेगा, पोस्टर्स लगाने पड़ेंगे। दैट वाज द प्लान विच आई विल मेक। मैं बनाऊंगा कि भाई ऐसे करेंगे, इस तरह से हमारा क्या हो, बिजनेस बढ़ेगा। तो सेम चीज, दैट इज डेवलपमेंट, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट प्लान। तो हर एक इंडस्ट्री का अपना एक डेवलपमेंट प्लान है। अब वो सोचता है यार अभी तो हम ना नट बना रहे हैं ना, अब मुझे ना एक चेसिस के लिए भी एक मशीन खरीद लेनी। तो दैट इज डेवलपमेंट प्लान। हमें अपना एक नया प्लांट जालंधर में बनाना, ओपन करना है, दैट वाज द डेवलपमेंट प्लान। हमें अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, हमें टीवी पे एडवर्टाइज करना है, दैट इज द डेवलपमेंट प्लान। तो डेवलपमेंट का जो प्लान है, उसका जो फंड है, वो भी ग्रॉस प्रॉफिट से ही डिडक्ट होता है, वो अलग से खर्चा नहीं होता है। तो दैट वाज डेवलपमेंट रिबेट, जो आपको मैंने कहा 70 लाख रुपए का हमारा प्लान है कि हम क्या करेंगे, 70 लाख रुपए में भाई पूरा डेवलपमेंट करेंगे, नया बिल्डिंग लेंगे, उसको प्रॉपर तरीके से मतलब रोड मैप करेंगे, हर एक जगह जहाँ सड़के पे पोस्टर लगवाएंगे ताकि लोग फैमिलियर हो, जहां तक कैनपीज लगवाएंगे ताकि लोग ज्यादा फैमिलियर हो हमारे प्रोडक्ट को लेकर, हमारे प्रोडक्ट को खरीदे। नेक्स्ट, डायरेक्ट टैक्सेस। बहुत सारे टैक्स है जो प्रॉफिट निकलने के बाद लगती है, बहुत सारे टैक्स है, वो सारे के सारे टैक्स आपको ग्रॉस प्रॉफिट से ही पे करना है। दैट इज मैंने 20 लाख रुपीज किया। तो 20, 10, 30, 70, 1 करोड़ रुपीज, ये टोटल हमारा हो गया 1 करोड़ रुपीज। तो हमने तीनों को जोड़ दिया और हो गया 1 करोड़ रुपीज। तो हमारा टोटल कितना हो गया? 1 करोड़ रुपीज। 1 करोड़ रुपीज हमारा डिडक्शन है और 2 करोड़ हमारा प्रॉफिट है। तो 2 करोड़ माइनस 1 करोड़, दैट इज कॉल्ड 1 करोड़। ये हमारा हो गया अवेलेबल सरप्लस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। तो 1 करोड़ रुपया हमारा हो गया नेट प्रॉफिट। 1 करोड़ हमारा था जो डिप्रिसिएशन, डेवलपमेंट, रिलैक्सेशन। अब जो 1 करोड़ रुपया मेरा टोटल प्रॉफिट है, उसके एज पर द रूल हमें 60 से 67% कैरी फॉरवर्ड करना है। उसे मैं पे नहीं कर सकता किसी भी बंदे को, वो अगले साल के लिए हमें सिट ऑन करना है, सिट ऑफ करना है, अगले साल कैरी फॉरवर्ड करना है। तो इसका मतलब 1 करोड़ का 67 लाख रुपया तो मैं अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा। अगले साल क्यों कैरी फॉरवर्ड करूंगा? तो मान लो अगले साल नुकसान हो गया, बोनस तो देना पड़ेगा, हमें सब कुछ तो पे करना ही पड़ेगा ना नुकसान होने के बाद। तो ये 67% अमाउंट कैरी फॉरवर्ड करने की पॉलिसी है। अब हमारे पास बच कितना गया सो बताओ? 1 करोड़ में से 67 लाख रुपया हमने कैरी फॉरवर्ड करा, 33 लाख रुपए हमारे पास बच गया। अब वही 33 लाख रुपए है जिससे मुझे लोगों को बोनस पे करना। तो ये जो कंप्यूटेशन है जिसमें हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं और कितना रुपया हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, इस कैलकुलेट वाले फॉर्म को कहते हैं फॉर्म नंबर 1। तो पीपल कैन आस्क यू व्हाट डू यू मीन बाय सरप्लस, व्हाट हाउ टू कैलकुलेट सरप्लस इन बोनस, कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आपको इसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि सर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होता है, उसमें से डेप्रिसिएशन, डेवलपमेंट रिबेट्स एंड डायरेक्ट टैक्सेस घटाने के बाद जो अमाउंट बचता है दैट इज नेट प्रॉफिट। उसमें से 67% हम कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं और रेस्ट अमाउंट हमारा पेएबल रहता है। यही हमारा फॉर्म नंबर ए है। अब बात करते हैं फॉर्म नंबर बी। नेक्स्ट है फॉर्म नंबर बी, सेट ऑन एंड सेट ऑफ ऑफ एलोकेबल सरप्लस। एलोकेबल सरप्लस को सेट ऑन मतलब पे करना, सेट ऑफ मतलब कैरी फॉरवर्ड करना। कैसे करेंगे? ठीक है, अब चलिए, हमारे पास एलोकेबल अमाउंट, एलोकेबल बोनस कितना आ गया भाई? हमने 67 लाख तो कैरी फॉरवर्ड कर दिया था, तो हमारे पास 33 लाख रुपए हैं बोनस के जो हमें पे करने। क्या करने हैं? प्रॉफिट के 33 लाख रुपए हैं जिसे हम बोनस में पे कर सकते हैं। 1 करोड़ हमारा था टोटल प्रॉफिट, जिसमें से हमने 67 लाख रुपए कैरी फॉरवर्ड कर दिया, बच गया 33 लाख रुपए। अब मैंने क्या किया, जितने भी इंप्लॉय हैं उस इंप्लॉय को बोनस देने का जो भी मैंने प्लान किया कि
कि भाई एक्चुअल बेसिक पे देंगे या 7,000 पे देंगे या जो भी प्लान किया, उस सारे इंप्लॉय का हमने कंप्यूटेशन किया प्रॉपर बोनस, और वो टोटल निकला 13 लाख रुपए। टोटल इंप्लॉय का एज पर रूल जो भी हमने प्लान करा उसके अकॉर्डिंग जब फाइनल कंप्यूटेशन किया तो वो निकला 13 लाख रुपए। अब भाई 13 लाख रुपए कैलकुलेशन बता रहा है तो 33 थोड़े पे कर देंगे, तो हम क्या करेंगे, तो 13 लाख रुपए बोनस वाला, एक्चुअल बोनस वाला पे कर देंगे। तो फिर कितना बच गया, 33 लाख था, 13 लाख पे हुआ 20 लाख, ये 20 लाख फिर से सेटअप हो जाएगा, वो भी कैरी फॉरवर्ड है। क्लियर है? 33 लाख रुपया था, 13 लाख क्या है, वो कंप्यूटेशन है जो कैलकुलेशन करते हैं, उससे 13 लाख निकल गया है। तो 33 लाख बांटने का था, 13 लाख ही हमें लायबिलिटी है, तो 13 लाख पे करके रेस्ट 20 लाख रुपए जो है हमारा अगेन कैरी फॉरवर्ड हो जाए। इट इज ऑल अबाउट फॉर्म नंबर बी। अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मिस कर गया, तो नोट करिए। बोनस ऑफ एलिजिबल एम्प्लॉय, bonus of eligible employee must be paid in cash। अब इन कैश का मतलब हाथ में रुपए गिन के देना नहीं है, इन कैश का मतलब कैश के फॉर्म में देना है। मतलब या तो एनएफटी कर दो, नेट में भेज दो, मतलब आप एक बहुत तेज तर्राक वो नहीं हो सकते हैं एम्प्लॉयर। क्या किया हमने, भाई मुझे पता चला जितने लोग हैं, हाँ भाई मिनिमम बेस से मैं दे रहा हूँ, मिनिमम बोला बोनस दे रहा हूँ 7,000 रुपये, और मान लो मैं नोएडा में हूँ, तो मेरे सारे एम्प्लॉय 7,000 का ही पे करना है, हमें हर एक एम्प्लॉय का बेसिक 7,000 देना है, बिकॉज वहाँ मिनिमम बेस 7,000 से कम है, तो मेरे तो हर एक एम्प्लॉय को 7,000 पे करना है। तो मैंने क्या किया, भाई 100 एम्प्लॉय है, 100 ठो बैग मंगा लिया, ट्रॉली बैग, जिसका कीमत 7,000 रुपया है, लेकिन मिल तो गया मुझे 2,000 रुपये में। सब पे 7,000 का टैब लगाया और सबको ट्रॉली बैग पकड़ा दो, भाई जाओ 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 7,000 का मैंने बैग दे दिया, 7,000 बैग दे दिया। आप ऐसा नहीं करते। जितने एलिजिबल एम्प्लॉय हैं जिनको बोनस मिलना जरूरी है, 21,000 से कम बेसिक वाले हैं, उनको आपको कैश में बोनस देना है, रिवॉर्ड या गिफ्ट में नहीं देना है। ये साफ बोलता है कि आप कभी भी गिफ्ट या रिवॉर्ड में उसको कंपनसेट नहीं कर सकते। यस, टुगेदर विद कैश यदि आपको गिफ्ट देना दे दो, मिठाई देने दे दो। हाँ, वैसे सारे एम्प्लॉय जिनकी बेसिक 21,000 से ऊपर है, 21,000 से ऊपर है, अब उसको आपको कैश का मैंडेट तो है नहीं कैश देना है। आप क्या करें, किसी को फ्रिज पकड़ा दीजिए, आपने एक बंदे को फ्रिज मिल गया मुझे, अब सोचो ना, बंदे का बेसिक 42,000 रुपये है, तो 42 देना था, 20,000 में काम चल गया, फ्रिज दे दिया। किसी को टिफिन बॉक्स दे दो, किसी को ओवन पकड़ा दो। सो आप गिफ्ट उन एम्प्लॉय को दे सकते हैं इन टर्म्स ऑफ बोनस जो 21,000 से ज्यादा बेसिक वाले हो। वो एम्प्लॉय जो 21,000 से कम बेसिक ले रहे हैं, उन सबको आपको कैश में पेमेंट करना पड़ेगा। कैश मतलब नॉट इन हैंड, मतलब आप बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन वो मॉनेटरी फॉर्म होना चाहिए, नॉन मॉनेटरियल नहीं होना चाहिए। आप उसे कोई रिवॉर्ड के थ्रू से कंपनसेट नहीं कर सकते। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोनस। अब बात करते हैं फॉर्म नंबर 6। फॉर्म नंबर 6, डिटेल्स ऑफ बोनस पेड। बोनस जो पे किया गया उसका डिटेल्स, ये हमारे लायक है, बिकॉज ओवरऑल एचआर का इन्वॉल्वमेंट इसमें देखने को मिलता है। बाकी ऊपर वाले में कहीं भी हमें तो कुछ पता होता ही नहीं ज्यादा चीजें, तो नॉर्मली फाइनेंस वाले ही मैनेज करते। ये है बोनस पेमेंट करने का टाइम डेट, एस्टेब्लिशमेंट है, नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन अ ईयर, कितने दिन का काम हुआ। अब एम्प्लॉय, ये एक्सेल का कॉलम है जिसे वर्ड में मैंने कहा, कॉलम 1 में सीरियल नंबर, 2 में एम्प्लॉय का नेम डाल दो, तीसरे में उसके फादर का नेम डालो, चौथे में क्या एम्प्लॉय 15 साल से बड़ा है, 100% यस होगा, बड़ा होगा ही। डेजिनेशन बंदे का जो भी है, नंबर ऑफ डेज जितना दिन उसने काम किया है, टोटल बेसिक जितना हो गया, किस बेसिक पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है, और उसका कैलकुलेटेड अमाउंट। ठीक है, तो मान लो देखो कि 260 दिन काम किया, एक मिनट, हेलो, मुझे 1 मिनट का टाइम दे दो आप लोग, 1 मिनट में मैं नीचे से आ रहा हूँ, ये भी 1 मिनट है।
हाय एवरीवन, ऐसा करते हैं 5 मिनट्स का ना ब्रेक ले लेते हैं, ताकि सारे लोग जो रेगुलर बैठे हैं फ्रेश हो जाओ। बिकॉज अभी अभी देखो रेगुलर 1.5 घंटे का अनदर सेशन होगा, बोनस के जस्ट बाद हमारा सेशन होगा एडवांस एक्सेल का। अभी टाइम है 5-10 मिनट, 5 मिनट का गैप करते हैं और 31 या 32 में हम शुरू करते हैं फिर सेशन। आप फटाफट फ्रेश हो जाओ जिसको फ्रेश होना है, और 32 से फिर शुरू करते हैं सेशन को, ठीक है। अब मेरी आवाज आ रही है सबको? सौरभ? यस सर। चलो ओके, दैट्स ऑलराइट।
हाय एवरीवन, प्लीज कंफर्म वन बाय वन कि आप सारे अवेलेबल हैं। Yes, sir. यस। Yes, sir. चलो ठीक Sir. है। तो हम बात करते हैं यहाँ कि ये है क्या। नॉर्मली ये फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का है, कैसे करेंगे। तो नॉर्मली समझो आपको करना क्या होता है। ये पहले तो ये समझो बोनस कैलकुलेशन कैसे होता है, हाउ टू कैलकुलेट इट। एक तो तरीका ऐसे होता है कि हम ऐसे करते हैं कि मान लो किसी का एग्जांपल लो, 18,000 रुपए है, ठीक है, 18,000 उसका बेसिक है, ठीक है। और अब बंदे की मैं शुरू करता हूँ अप्रैल से, कंट्रीब्यूशन शुरू करता हूँ अप्रैल से, ठीक है। अप्रैल 20 मान लो 20 ऐसे कैलकुलेशन है। मार्च तक, ठीक है, कैलकुलेशन करना है। सो इस महीने टोटल डेज, प्रेजेंट डेज मान लो इसका 30 है, 31 है, 30 है, 31 है, 31 है, 30 है, 31 है, 30 है, 31 है, 31 है, 28 है और 31, ठीक है। सो कैलकुलेशन क्या बेस होगा, हम ऐसे कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, और यही 8,000 सब, ठीक है, हम ऐसे कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। ये बेस होता है कैलकुलेशन करने का मंथली। लेकिन यदि ये बंदा इसमें इस महीने में उसकी 4 दिन की सैलरी कट गई है, तो कितने दिन का है, 26 दिन का है। कितना दिन का है, 26 दिन का है। तो इसका बेसिक चेंज हो जाएगा। जून है ना, 30 मल्टीप्लाई बाय कितना दिन, 26 बोला था ना, 26 दिन। ये तो उसका बेसिक कितना हो जाएगा और उसका कैलकुलेशन भी कम हो जाएगा। इसका मतलब वर्किंग डे पे करता है। तो नॉर्मली कैसे बोनस कैलकुलेट होता है, ऐसे देखो, बेसिक, बेसिक का मतलब एनुअल बेसिक। अब जो बेसिक है सीधे उसको 12 से मल्टीप्लाई होगा, बिना किसी कम ज्यादा करे हुए। बेसिक है उसको 12 से मल्टीप्लाई करती है। समझिए कैसे कैलकुलेशन है। टोटल डेज 365 दिन का महीना है, साल है, उसमें 4 दिन का पैसा उसका कट गया, तो कितना होगा, 361 दिन, ठीक है। इसका मतलब हुआ कैसे, दिस डिवाइड बाय 365 मल्टीप्लाई बाय वर्किंग डे। तो इससे वो बेसिक निकलेगा जो 361 दिन का होगा। अब इसका निकालेंगे हम 8%, 8.33%। क्लियर हुआ, किसी को कोई डाउट है बताएगा। अगर मैं इसे 365 कर दूं, देखो इसका मतलब 7988 का नियर बाय 100 क्या होगा, 1800 होगा ना। अब यदि मैं इसको एक महीना पूरा गैप था, वो बंदा फुल मंथ 30 दिन गैप था, तो कितना हो गया, इसका मतलब हमें टोटल बेसिक वर्किंग डेज मतलब जितने दिन का पेमेंट उसको मिला है, पूरे पूरे। ये नहीं कि केवल वर्किंग मतलब जितने दिन काम करा है। अगर 31 में 31 दिन भी उसका पेमेंट मिला, जिस दिन का एलओपी लगा है लीव विदाउट पे, वो डिडक्ट होगा। अब मान लो एक बंदा, सपोज करो
कि 1 मार्च को ज्वाइन किया, सॉरी 1 मई को ज्वाइन किया, इसका मतलब 1 अप्रैल से 1 मई 30 दिन कम रहा, वो कम काम किया ना 30 दिन, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल अप्रैल से शुरू होता है, तो 1 महीने का 30 दिन तो कम हो जाएगा, तो ये तो उसको इतना बुक मिलेगा। मान लो कोई बंदा अगस्त में ज्वाइन किया, अब गौर करिए, अगस्त में ज्वाइन किया 21, ठीक है, बेसिक तो पूरे साल का हमें लेना है, बेसिक पूरे साल का, अगस्त में ज्वाइन किया, अब देखो टोटल दे कितना हुआ, तो देखो तो यहाँ पे कितना हो गया 243, तो इसका कैसे कैलकुलेशन होगा, यहाँ होगा 243, इस बंदे को मिलेगा 11,978 रुपये। तो तरीका समझिए क्या है, व्हाट इज द प्रोसेस टू कैलकुलेट टोटल बेसिक, ले लीजिए पूरे साल का, टोटल वर्किंग डेज जब ज्वाइन किया उससे आगे का फाइनेंशियल ईयर में टोटल वर्किंग डेज देखो 243, ठीक है। अब क्या करिए आप, बेसिक को 365 से डिवाइड कर दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए वर्किंग डेज से, और इसी का डायरेक्ट भी चाहे तो इसी का 8.33% कर दीजिए, एक बार में कैलकुलेशन कर। अब यहाँ वर्किंग डे कम ज्यादा करें अपने, मान लो कोई बंदा दिसंबर में ज्वाइन किया, कितना दिन काम किया 121 डेज या 121 दो दीजिए, दिस इज द वे टू कैलकुलेट बोनस। क्लियर है? चलो अब जाके हम उस चीज को कंप्लीट करें, कर रहे थे। We are on the page of बोनस। ये तो यहाँ समझ में आ गया, 260 डेज क्या है, जितना दिन उसने पूरे फाइनेंशियल ईयर में काम किया है, ये उसका पूरे साल का बेसिक, ये कैलकुलेशन कैसे निकला है, टोटल बेसिक डिवाइड बाय 365 मल्टीप्लाई बाय वर्किंग डेज, ये निकल के आएगा। अब मान लो 60,000 रुपया उस बंदे का बेसिक बना, क्या बना 60,000 रुपया उसका बोनस बना, 60,000 रुपया। 60,000 बोनस होने के बाद एक और चीज भी काम करता है, बहुत सारे डिडक्शन, देखो क्या सब। पहली बात, बैक साइड से बड़ा आवाज आ रहा है, प्लीज आप म्यूट कर लो। लेट्स सी, देखिए आप, अब हमने कैलकुलेट किया बंदे का 7,000 बोनस देना है, लेकिन इस पे बहुत सारे डिडक्शन, क्या लगता है देखो, पूजा बोनस। पूजा बोनस का मतलब, अब समझो पूजा बोनस क्या होता है। देखो पूरे साल का बंदे का 7,000 देना है, कई कंपनी है, गवर्नमेंट ये कहती है कि बोनस आपके करंट फाइनेंशियल ईयर में 8वें महीने कंप्लीट होने से पहले दे देना है, लेकिन ये नहीं कहती है कि दिवाली में ही देना है, ऐसा नहीं कहता है। आप चाहे तो बोनस को बार बार दे सकते हैं, जैसे मान लो जो मशीन की जो भगवान है विश्वकर्मा जी, तो जहां मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है वहां विश्वकर्मा पूजा को बड़ा फेमस माना जाता है। तो क्या करते हैं जो कंपनी वाले हैं, 50% बोनस जो है विश्वकर्मा पूजा में दे देते हैं। 7,000 अगर आपका साल का बोनस है तो 3,500 रुपये आपको विश्वकर्मा पूजा में ही बोनस दे देगा। तो जो बोनस आपको पहले मिल गया तो वो तो मिल ही गया ना, तो 7,000 में से वो कम होगा, तो 7,000 में से घटाना है। दूसरा, इंटरिम बोनस, बोनस पेड इन एडवांस। बोनस पेड इन एडवांस का मतलब समझो क्या होता है, किसी भी कंपनी में एडवांस की प्रोसीजर उतना आसान नहीं होता। किसी भी कंपनी मालिक को बोलो सर मुझे 1 महीने की सैलरी 2 महीने का एडवांस दे दो, नहीं देगा आसानी से, बिकॉज एडवांस देना उसके बाद उसे लेना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो कंपनी पॉलिसी क्या रखती है, देखो बोनस आपके द्वारा कमाया गया पैसा है। मान लो पिछले पूरे साल मैंने काम किया, अब मेरा अगर 20,000 रुपया बोनस है पिछले साल का कमाया हुआ, दैट इज माई इनकम जो कंपनी के पास है, जब मैं छोड़ूंगा कंपनी को देना पड़ेगा। आज मुझे 20,000 रुपया एडवांस की जरूरत है, तो कंपनी क्या करेगी, मेरे बोनस में से मुझे एडवांस देगी, सैलरी एडवांस नहीं देगी। तो जो वर्कर्स होते हैं, छोटे छोटे इंप्लॉय होते हैं, उनको कंपनी कभी भी सैलरी एडवांस नहीं देती है। लेकिन जब बंदा 1-1.5 साल से काम कर रहा है, उसका 7-8 हजार रुपया बोनस है, उसे 2-4 हजार रुपए की जरूरत है, वो एडवांस मांगता है, तो कंपनी क्या करती है, उसे बोनस एडवांस दे देती है। तो यदि आपकी कंपनी ने कभी भी आपको बोनस एडवांस दिया है तो वो पैसा भी आपके टोटल बोनस में से घटेगा। तीसरा, टैक्स। ये हमेशा याद रखिएगा कि जब भी टैक्स का कैलकुलेशन किया जाता है तो बोनस को इंक्लूड नहीं किया जाता। नॉर्मली बोनस डिडक्शन पार्ट में रहता है और हम टैक्स का कैलकुलेशन ग्रॉस पे करते हैं। तो ज्यादातर केस में बोनस हमारे टैक्स के अंदर आता नहीं है। और बोनस में रूल्स भी है, एज पर बोनस रूल
TDS can only be calculated when we are going to pay bonus. जब हम बोनस पे करने जा रहे हैं, केवल और केवल तभी TDS काटा जा सकता है बोनस का। आप बोनस को ग्रॉस में इंक्लूड नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते? बड़ा इंपॉर्टेंट है। यदि बोनस मिलना कंफर्म है कि मुझे 70,000 रुपये बोनस मिलेगा, तो 70,000 रुपये TDS एवरी मंथ कटेगा, तो थोड़ा थोड़ा कटेगा। मैं एक बार में बोनस क्यों पे, TDS क्यों पे करूं? तो गवर्नमेंट ने इसलिए रूल बनाया बिकॉज बोनस में बहुत सारे लूप एंड होल्स हैं। बोनस में इतना रिलैक्सेशन है कि मान लो अक्टूबर का समय है और मेरी कंपनी की स्थिति सही नहीं चल रही है। हाँ, मेरे लिए बोनस देना मैंडेटरी है, लेकिन मेरी कंपनी की स्थिति सही नहीं चल रही है, तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई इस बार ना मैं 50% बोनस दूंगा, 50% बोनस अगले साल दूंगा, मतलब अगले साल 1.5 गुना दूंगा, अगले साल का पूरा प्लस आधा इस साल का। तो बोनस कैन बी कैरी फॉरवर्ड। बोनस कई कंपनी कैरी फॉरवर्ड कर देती है सिचुएशन के, जैसे कोविड सिचुएशन है, कई कंपनी इस बार बोनस कैरी फॉरवर्ड कर देती है कि इस साल मैं नहीं पे कर पाऊंगा, तो बोनस कई बार कैरी फॉरवर्ड होके भी पे होती है। तो अगर बोनस हमें कंपनी ने दिया ही नहीं तो अगले साल देगा, TDS कैसे इस साल जमा करेंगे? इसीलिए इस चीजों को देखते हुए गवर्नमेंट के रूल्स में TDS कभी बोनस में तभी कटेगा जब बोनस पे किया जाएगा। तो यदि आपकी सैलरी 5 लाख से ऊपर है, ग्रॉस इनकम 5 लाख ऊपर, अगर आप बोनस मिल रहा है तो उससे जितना TDS आएगा वो यहाँ डिडक्ट किया जाएगा आपके बोनस अमाउंट। वैसे वर्कर में तो निकलेगा ही नहीं। अब जो डिडक्शन का अमाउंट है, डिडक्शन अकाउंट फाइनेंशियल लॉस, ये है डिडक्शन फॉर फाइनेंशियल लॉस एंड मिसकंडक्ट। अब क्या हुआ, आपने कुछ गलत काम करा और आपका मैनेजर बुलाया, आपको 10 तो गाली दिया, बस 10 तो बात का कि भाई बेवकूफ हो, गधे हो, तुम समय पे काम नहीं करते हो, कंपनी को ले को डूब गए, ये करे हो गए, 50 तो बात का। आपको बड़ा इंसल्ट किया डायरेक्ट मैनेजर। आप जा रहे थे, कहा कि भाई मुझे करेगा, मुझे डांटेगा, अभी दिखाता हूँ। तुमने उंगली से धीरे से लैपटॉप को उंगली लगा के निकल गई, लैपटॉप गिर गया, टूट गया, 50,000 का लैपटॉप। तुम जाते वक्त जानबूझ के पैर लगा दिए, एक बहुत बड़ा गमला था जो 1 लाख रुपए का तोड़ दिया, आपने कोई मशीन तोड़ दिया, आपने कुछ कर दिया जानबूझ के, बिकॉज आपको डाटा इसलिए मैं तोड़ दूंगा। दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल लॉस, दैट इज कॉल्ड मिसकंडक्ट। तो अगर मिसकंडक्ट होता है और ये प्रूफ होता है कि मिसकंडक्ट है, तो वो पैसा एम्प्लॉय से रिकवर किए जाते हैं। क्या कहते हैं? वो पैसा एम्प्लॉय से रिकवर किए जाते हैं। दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल लॉसेज का रिकवरी। मान लो एक लैपटॉप था, लेकिन वो आफ्टर डिप्रिसिएशन, मान लो एक लैपटॉप 4 साल का था, 40,000 का था, 2 साल यूज हो चुका है, आई थिंक उसका कीमत था 20,000 रुपया, तो 20,000 रुपया आपसे रिकवर करे जाएगा। और वो भी उसमें रूल्स होते हैं डिडक्शन के, हमेशा याद रखिएगा, डिडक्शन के रूल्स है, पेनल्टी के रूल्स है कि पेनल्टी कैन नॉट बी टेकन मोर देन 15% ऑफ योर बेसिक। पेनल्टी कभी भी ऐसे नहीं 20,000 रुपये 1 महीने का सैलरी काट लो, ऐसे किसी भी कंपनी के पास राइट नहीं है। यदि आपके ऊपर कोई पेनल्टी लगता है तो 1 महीने की पूरी सैलरी काट लो। रूल्स बने हुए हैं पेनल्टी के लिए कि पेनल्टी में जितना आपको बेसिक मिलता है उसके 50% से ज्यादा नहीं काटा जा सकता है। मान लो मुझे 5,000 बेसिक मिलता है, तो मेरा 2,500 से ज्यादा मेरी टोटल सैलरी में से नहीं काटा जा सकता है। ऐसा नहीं एक बार में रिकवर कर लो। तो पेनल्टीज के भी रूल्स हैं। तो मान लो क्या होता है, एक बंदा है जो 10,000, 12,000 या 15,000 की सैलरी है और 7-8 हजार का बेसिक है उसका, तो एक बार में 3500 से ज्यादा उसका बेसिक नहीं काटा जा सकता है। तो अगर कोई बकाया लॉस का पैसा है, मान लो मुझे 20,000 बोनस मिलने वाला है और मेरा पेनल्टी का 10,000 बाकी है जो मुझे पे करना है, तो वो पैसा आपके बोनस से डायरेक्ट एडजस्ट किए जा सकते हैं। गवर्नमेंट उसको अलाउ करता है। ये कोई भी पेनल्टी है या कोई भी पेनल्टी चल रही है और आपके बोनस के पैसे में उतने पैसे बकाया है, तो आपको बोनस से उसको एडजस्ट किया जा सकता है। तो अगर कोई फाइनेंशियल लॉस या मिसकंडक्ट का कोई आपको पेनल्टी चल रहा है, तो वो आपके इस अमाउंट से डिडक्ट किए जा सकते हैं। अब आपको ये पूजा बोनस, इंटीम बोनस, इनकम टैक्स एंड फाइनेंशियल लॉस, चारों को जोड़ देंगे तो वो हो गया टोटल सम। अब टोटल सम है, इतना आपको ऑलरेडी पे हो चुका है या आपको डिडक्शन करना है। 7,000 का बोनस है, 7 में से 5,000 गया तो 2,000 रुपये आपको बोनस पे किया जाएगा। यदि यहाँ 20,000 है, ये 5,000 है, तो 15,000 आपको बोनस पे किया जाएगा। बोनस पे के बाद, टोटल एक्चुअल पेड के बाद एक अमाउंट और ऑप्शन आता है जहां लिखा आता है बोनस पेड एक्चुअली। अब बताओ 2 पॉइंट क्यों दिए गए? एक तो हुआ टोटल बोनस जो पे करना है, एक्चुअली पेड का मतलब कितना पे किया। तो मान लो यहाँ 15,000 है, लेकिन कंपनी बोला भाई ज्यादा नहीं 5,000 पे कर दूंगा, 10,000 अगले साल करूंगा, तो एक्चुअल पेड के सामने केवल 5,000 की एंट्री होगी। किस डेट को पे किया गया वो डेट और सिग्नेचर ऑफ एम्प्लॉय सामने साइन करेगा पैसा लेने के बाद। तो ये तो वो है जहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है,
या कैजुअल प्रोसेस है, वहां आपका आज के टाइम में ये रजिस्टर बनता है और एम्प्लॉय का साइन होता है। लेकिन आज के टाइम में क्या होता है, एनएफटी हो जाता है, बैंक में ट्रांसफर हो जाता है, तो एनएफटी स्लिप सिग्नेचर की तरह यूज में लाया जा सकता है। तो डिजिटल आज के टाइम में ये रजिस्टर मेंटेन होती है, बिकॉज हम एनएफटी कर देते हैं। पहले जब मैनुअल पे करते थे तो सिग्नेचर वाज इंपॉर्टेंट। तो इट इज ऑल अबाउट बोनस डिसबर्समेंट, बोनस कैसे बांटते हैं, उसकी ये रजिस्टर है जो हर एक बंदे से साइन कराने होते हैं। और नाउ लास्ट नॉट द लीस्ट, ये हमारा लास्ट फॉर्म है, फॉर्म नंबर डी। इट इज कॉल्ड एनुअल रिटर्न फॉर्म। एनुअल रिटर्न फॉर्म ये है एनुअल रिटर्न फॉर्म। बोनस पेड टू द एम्प्लॉय किस ईयर में पे किया गया, यहाँ कंपनी का नेम एड्रेस के साथ, इंडस्ट्री का नेम, किस इंडस्ट्री, किस तरह की इंडस्ट्री है, एम्प्लॉयर का नेम, एम्प्लॉयर कौन है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय, कितने एम्प्लॉय आपके पास है, आपने बोनस कितने एम्प्लॉय को दिया है। मेरे पास 500 एम्प्लॉय, मैंने 400 को दिया, 100 को क्यों नहीं दिया, भाई उनका लिमिट बोनस से ज्यादा था, उनको रिवॉर्ड दे दिया। आगे अब यहाँ आता है टोटल बोनस आपने पे कितना किया। मैंने बताया था ना 13 लाख रुपए हमारा टोटल बोनस पेड था, 13 लाख रुपए हमारा था। कैलकुलेशन देखो यहाँ, हम बोनस कितना पे करने वाले थे, 13 लाख रुपए, तो 13 लाख रुपए यहाँ आ गया। साथ में जितना भी फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हुआ उसमें भी तो हमने बोनस पे किया है, उसका टोटल कर लो आप, पूरे साल में कितने एफएनएफ आपने किए, उसके कितने कितने बोनस दिए हैं, उस सारा का सारा बोनस यहाँ इंटर होगा, सेटलमेंट के द्वारा जितना भी बोनस आपने दिया है। अब ये दोनों बोनस जुड़ गया। अब पूछेगा कितना परसेंट बोनस आपने दिया है, मैंने कहा 8.33, अब 20% तक दे सकते हैं। टोटल बोनस एक्चुअली पेड 13 लाख प्लस 20,000, 13 लाख 20,000 रुपये टोटल बोनस पे किया गया। डेट विच पेमेंट वाज मेड, किस डेट को पेमेंट किया गया, तो डेट डाल दीजिए। वेदर बोनस वाज पेड टू ऑल एम्प्लॉय, क्या सारे एम्प्लॉय को पे किया गया, इफ नॉट द रीजन लिखो, लिख दोगे द एम्प्लॉय हु आर एलिजिबल for bonus we paid to all, but the people who are not eligible we paid them as a reward, उसे हमने एज ए रिवॉर्ड में पे कर दिया, हमने कैश में पे नहीं किया। दिमाग कुछ भी आप डालिए। और ये वाला सिग्नेचर एम्प्लॉयर का हो कि ये फॉर्म जो है आज के टाइम में ऑनलाइन सबमिट हो जाता है, मतलब आज के टाइम में ऑनलाइन रिटर्न प्रोसेस हो गया। जैसे वीवो के पास आ गया 70-80 लाख रुपए का पेनल्टी, बिकॉज वो बोनस पे नहीं करती है। तो आज के टाइम में ये जो डिजिटलाइजेशन है, आप देखो गौर करोगे, पीएफ में भी ग्रॉस मांग रहा है। क्या मतलब पीएफ में ग्रॉस मांगने का, ईएसआईसी में भी ग्रॉस डाला जाता है। तो एक समय ऐसा आएगा, जितनी कंपनियां दाया वाया कर रही है, जैसे आप क्या करते हो, लोग करते क्या है, जब पीएफ में ग्रॉस देता है तो एक्चुअल ग्रॉस दे देते हैं, लेकिन जब बोनस में उसमें ईएसआईसी में ग्रॉस देते हैं, ग्रॉस को कम दिखाते हैं ताकि कम कंट्रीब्यूशन हो। तो एक समय जब दोनों पोर्टल एक हो जाएगी, वन टाइम में क्रॉस वेरीफाई करके पता कर लेगी कितने लोगों के डेटा में हमने गलतियां करी है। तो डिजिटलाइजेशन हो रहा है धीरे धीरे, पीएफ, ईएसआईसी, बोनस सारे सिमिलर पोर्टल पे आ जाएंगे, और पूरे दशक में, कुछ लास्ट 10 ईयर 20 ईयर में जितने भी फ्रॉड हमने करे होंगे, 1 मिनट में ऑडिट हो जाएगा और आपको नोटिस आ जाएगा आपके पास। सो बी एक्टिव, जो भी काम करे सही करे। कई लोग क्या करते हैं, आपको बोनस में तो उसमें तो सही दिखाते हैं ग्रॉस, बड़ा बड़ा ग्रॉस दिखाते हैं ईएसआईसी में, ताकि लोगों का ईएसआईसी ना कटे, और पीएफ में सैलरी कम दिखाते हैं। क्यों? ताकि बार बार जो गवर्नमेंट जो बेनिफिट स्कीम निकालती है ना, 15,000 से कम वाले को पे नहीं करना पड़ेगा, तो कंपनी ने डिटरमाइन कर रखा है, लोगों का बेसिक ज्यादा भी होता है तो कम ही वो ग्रॉस कम दिखाते हैं, इनकम कम दिखाते हैं 15,000 से कम, ताकि वो बार बार बेनिफिट ले सके। लेकिन वही बंदे का जब ग्रॉस में जाओगे तो बहुत बड़ा ग्रॉस होता है। क्यों? ग्रॉस बड़ा रखते हैं ईएसआईसी बचने के लिए, और बेसिक कम रखते हैं पीएफ का बेनिफिट लेने के लिए। तो बहुत तरह से लोग सिस्टमैटिकली काम करते हैं। तो गवर्नमेंट उसके ऊपर लुक अप गेज कर रही है, सून उसके ऊपर करेगी, कार्रवाई करेगी। तो अब हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा ग्रेचुटी का, जो नेक्स्ट सेशन करेंगे हम। अभी हम फिर से 8 मिनट का गैप लेते हैं, आप अपना बैठ जाओ सही से, फिर हम शुरू करते हैं एडवांस एक्सेल का सेशन। जो बेसिक होगा, काफी बेसिक होगा, जिन्होंने बेसिक के बारे में जिनको जानकारी है, छोटी छोटी चीजों की लेकिन इंपॉर्टेंट होगी, तो थोड़ा वेट कर लो। 5-7 मिनट में हम एडवांस सेशन वाला करते हैं, जिसमें आज का सेशन तो स्पेशल बेसिक वाला ही होगा। तो हम शुरू करेंगे एग्जैक्ट 12 o'clock, 53 हो रहा है।
ठीक है, ये आपके रिकॉर्डिंग्स एंड उसके जो फॉर्म्स हैं, देन जो बोनस के टॉपिक है वो सारे आपको मैं मेल कर दूंगा शाम तक। ठीक है, अभी मैं सेशन कंटिन्यू रखता हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉप इट, लेकिन 7-8 मिनट के लिए मैं गैप लेता हूँ, तो आप भी फ्रेश हो जाओ 8 मिनट में, फिर हम शुरू करते हैं 12 PM पे सेशन में।